नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी असीम मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे वह बैस्टिल डे के तौर पर मनाता है। इस बार फ्रांस का ये नेशनल डे भारत के लिए भी काफी खास है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस समय किया जब वह ला सीन म्यूजिकल में भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। बिल्कुल। और ऋतु, जब पीएम इस बात को लेकर बहुत ही महत्वपूर्णता से इस बात को कह रहे थे कि सैकड़ों साल पहले फ्रांस की धरती पर लाखों भारतीय सैनिकों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि वही रेजिमेंट नेशनल डे पर हिस्सा लेने फ्रांस आई हुई है। पीएम ने कहा कि इसे एक गौरवशाली पल बताया और फ्रांस को थैंक यू भी कहा। जी, पीएम मोदी ने इसी के साथ ये भी कहा असीम कि किस तरह से 100 साल पहले फ्रांस की अस्मिता की रक्षा करते हुए भारतीय सैनिक अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हो गए थे। एक बार फिर पंजाब रेजिमेंट यहाँ युद्ध में भाग लेने वाली रेजिमेंटों में से एक है। आज राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लेने जा रही है, जो अब से थोड़ी देर में हम आपके सामने जिसका सीधा प्रसारण लेके आएंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 107 सालों में, जी हाँ 107 सालों में ये पहला मौका है जब पंजाब रेजिमेंट फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मार्च पास्ट करेगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये ऐतिहासिक मौका सैन्य इतिहास में भारतीय सैनिकों के द्वारा प्रदर्शित वीरता और बहादुरी को स्वीकार करने का एक गौरवशाली पल साबित होने वाला है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब दोपहर 1:30 बजे फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारतीय सैन्य दल की टुकड़ी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 4:30 बजे नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रॉन पिवेट द्वारा आयोजित दोपहर भोज में शामिल होंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 6:15 बजे फ्रांस की मुख्य हस्तियों से मुलाकात करेंगे। और पीएम मोदी का रात करीब 8:30 बजे एलिसी पैलेस में पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके बाद प्रेस वार्ता भी की जाएगी। पीएम मोदी करीब 10:30 बजे भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके बाद आज आधी रात को पीएम मोदी लूव्र म्यूजियम का भी दौरा करेंगे, जहां वे रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एफिल टावर पर होने वाली आतिशबाजी का भी नजारा देखेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये परेड अब से और कुछ समय में शुरू होने जा रही है। भारतीय वायुसेना के विमानों सहित भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। बिल्कुल। और फ्रांसीसी लोगों के बीच राष्ट्रीय दिवस के रूप में बैस्टिल डे का बहुत ही खास महत्व होता है। ये दिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। बैस्टिल डे परेड बैस्टिल दिवस समारोह का एक बहुत ही मुख्य आकर्षण होता है। और भारत और फ्रांस 1998 में शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ इस साल मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर पेरिस में आज होने वाली बैस्टिल डे परेड का गवाह बनेंगे। इस साल यह परेड इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय वायुसेना के 4 रफाल लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेंगे। वहीं परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की 269 सदस्यीय टुकड़ी भी फ्रांस की सेनाओं के साथ कदम ताल करती नजर आएंगी। दुनिया की सबसे पुरानी सैन्य परेड में से एक बैस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस तैयार है। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे बैस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बैस्टिल के पतन का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन क्रांतिकारियों की गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल पर धावा बोल दिया था। गोलीबारी के बाद भीड़ बैस्टिल में घुस गई और वहां बंद मुट्ठी भर कैदियों को छुड़ा लिया था।
ये फ्रांस की क्रांति के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे राजशाही शासन के अंत के तौर पर देखा गया। इस घटना के करीब 90 साल बाद एक फ्रांसीसी राजनेता बेंजामिन रास्पेल ने 1880 में 14 जुलाई को गणतंत्र का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा और संसद ने 6 जुलाई 1880 को कानून पारित कर दिया, जिसके बाद हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साथ ही साल 1880 से हर साल 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 2020 में परेड और भव्य समारोह का आयोजन नहीं हो सका था। इस साल का बेस्टिल डे परेड भारत के लिए कई मायनों में खास है। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी की भागीदारी 100 साल से ज्यादा पुराने जुड़ाव के साथ दोनों सेनाओं और राष्ट्रों के बीच संबंधों का प्रमाण है। दोनों सेनाओं के बीच ये परस्पर संबंध प्रथम विश्व युद्ध से ही जारी है। वेलिंकर, शिवदेव सिंह, एच.सी. दीवान और जंबो मजूमदार जैसे कई भारतीयों ने 2 विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस के आसमान पर भी जंग लड़ी है। एक्स डेजर्ट नाइट, गरुड़ और ओरियन जैसे उड़ान अभ्यासों के दौरान दोनों वायु सेनाओं के बीच पेशेवर संबंध मजबूत हुए हैं। भारतीय वायुसेना का राफेल विमान FASF के साथ उड़ान भर रहा है, जो दशकों से चली आ रही इस रणनीतिक दोस्ती को दिखाता है। दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में भी गहरे संबंध बने हैं। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण नौसैन्य शक्ति के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों के विस्तार को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बेस्टिल डे परेड के लिए भारतीय जो सैन्य टुकड़ी है उसका जोश हमेशा की तरह चरम पर है, जोश हाई है। आज होने वाले परेड से पहले भारतीय सैन्य टुकड़ी जमकर उन्होंने अभ्यास किया है। और हमारी सहयोगी ऋतु, हमारे सहयोगी मेघना इस वक्त सीधे लाइव पेरिस से जुड़ चुकी है। मेघना, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो यही कि जिस लम्हे का इंतजार पूरा भारतवासी इस वक्त कर रहा है, हालांकि आज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होने वाले हैं जिसका एक इंतजार पूरे भारत के लोग कर रहे हैं। एक तो आपसे कुछ ही देर के बाद हम पेरिस से वो तस्वीरें दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे बेस्टिल डे परेड में, और दूसरा 2:35 पर जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों पर पूरे भारत की निगाहें हैं। लेकिन चूंकि आप पेरिस में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रही हो, क्या कुछ तैयारियां वहां पे की जा रही हैं? देखिए असीम, अगर हम देखें तो यहाँ ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं, हमारे जो कंटिजेंट्स हैं उनकी तैयारियां लगातार जारी हैं और साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो जोश है काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें तो जो कंटिजेंट्स हमारी हैं जो बेस्टिल डे परेड में हिस्सा ले रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी देर से यहाँ पर तैयारियां जो है वो चल रही हैं। हम जानते हैं कि कुछ दिनों से जो हमारे कंटिजेंट्स हैं, जो पंजाब रेजिमेंट हो, राजपूताना राइफल्स हो या फिर नौसेना और वायुसेना के जो कंटिजेंट्स हैं वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रेस रिहर्सल्स कर रहे हैं। और ऐसे में आज चूंकि बेस्टिल डे है, आज मेन इवेंट है, अगर हम कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन साथ नजर आएंगे, इस परेड को साथ में देखेंगे, तो बेशक एक बहुत अहम मोमेंट होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक तरीके से क्या अभी अनुभव है, कैसा अनुभव कर रहे हैं जब यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर आप बताइए कैसा अनुभव है, और साफ तौर पर काफी जोश नजर आ रहा है हमारे लोग कंटिजेंट में जो लोग पार्ट करने वाले हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी दिन से और बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चों का भी जो मेघना, आपकी आवाज, ऋतु, मुझे लगता है कि उनकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है आज मार्च करने के लिए इतने दिनों से, और कुछ तैयारियां हमारे पीछे जो बैंड है उसकी भी तैयारियां कदम कदम बढ़ाई जा और
मेघना, हम आपके पास आएंगे, दोबारा लौटेंगे आपके पास जब जो जी मेघना, अगर हमारा और आपका संपर्क बना रहे तो हम जानना चाहेंगे कि फ्रांस के लिए 14 जुलाई एक तरह से फ्रांस के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज की तारीख में तो है ही। हम देख रहे हैं जिस तरह से भारत के लोग भी आज फ्रांस की बेस्टिल परेड में भारत से भी जुड़ रहे हैं। किस तरह से आप इसके एक तरह से अहमियत को बताएंगे कि जिसमें फ्रांस का इतिहास तो शामिल है ही और भारत के लिए भी कितना अहम आज हो जाता है जब भारत की सैन्य टुकड़ी मार्च करेगी? लगता है कि हमारी आवाज़ मेघना तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ ख़ास मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका कि नाम है भारत फ्रांस संबंधों की नई उड़ान। और इस संबंधों की नई उड़ान को लेकर जब हम बात कर रहे हैं सर आज, कैसे देखते हैं जब प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पे हैं? और मेरा सर सबसे पहला सवाल ये, और मैं जनरल अता हसनैन को भी देख पा रहा हूं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। लेकिन पिनाक सर, मेरा सवाल ये कि अभी हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही, एक दो दिन पहले ही, नाटो का बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन यूरोप में ही समाप्त हुआ है। फ्रांस चाहता तो नाटो के किसी मेंबर सदस्य देश को बुलाकर, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाकर वो इस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल करवा सकता था। बावजूद इसके फ्रांस ने भारत को चुना, पीएम मोदी को चुना। इसके पीछे वजह आप क्या जानते हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक दिन तो है ही है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत इस दिन से हुआ था। बेस्टिल डे, जिसको हम स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल कहते हैं, और उसके कारण फ्रांस की छवि बदल गई जी हिस्ट्री में। पर फ्रांस ने पीएम मोदी जी को क्यों बुलाया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 25 साल की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इससे फ्रांस के साथ इंडिया का जो संबंध है वो मजबूत होता चला गया है, और ये उसी का प्रतीक है। ये एक ऑनर है, ये एक सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री को और हमारे देश को। और आपको पता है, हम भी आजकल रिपब्लिक डे परेड में सेना की टुकड़ियों को बुलाते हैं। जैसे 50 साल जब हुआ भारत बांग्लादेश का, तो उनकी टुकड़ी भी आई थी और उन्होंने मार्च किया था। ये भी एक सम्मान का प्रतीक है, और इसका ये प्रतीक इसलिए है क्योंकि जो रिश्ते हमारे हैं वो काफी गंभीर हैं और काफी मजबूत हैं और बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि डिफेंस साइड में अभी शायद कुछ अनाउंसमेंट्स भी होंगे, और वो बहुत ही मतलब हमारे लिए, हमारे डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबमरीन्स है, राफेल एयरक्राफ्ट मैरीटाइम वर्जन है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह है। ये आत्मनिर्भर भारत को बनाएगा, मजबूत बनाएगा, और ये इसीलिए फ्रांस की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अता हसनैन साहब भी जुड़े हुए हैं। अता हसनैन साहब, किस तरह से आप देखते हैं भारत के लिए फ्रांस के संबंधों को, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पिछले 25 साल के जो संबंध रहे? पिनाक रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सवाल भी आप ही से कि 25 साल के जो संबंध भारत के रहे, प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले कहा कि दोनों के संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उस नए अध्याय में क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि अब जो संबंध बनने जा रहे हैं वो एक बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में बनेंगे। हम एक नई एरा में जा रहे हैं, एक मल्टीलैटरल और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। इसमें फ्रांस की भूमिका, इंडिया की भूमिका अलग अलग दिशाओं में, मतलब अपने आप को मल्टीपोलर वर्ल्ड को मजबूत करेगा। और फ्रांस और इंडिया दोनों ही अपने विदेश नीति में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक उनका जो स्तंभ है, वो उसको हमेशा उन्होंने कायम करके रखा, क्योंकि वो किसी के मतलब कैंप में नहीं जाना चाहते हैं। फ्रांस है तो नेटो का मेंबर, अलायंस का, पर वो चार्ल्स डिगॉल ने तो नेटो से विड्रॉ कर लिया था, मतलब जो मिलिट्री अलायंस है उससे विड्रॉ कर लिया बहुत साल पहले।
तो इसलिए फ्रांस भी अपने आप को समझता है कि वो किसी का कैंप फॉलोअर नहीं है, जैसे इंडिया का हमेशा ये रवैया रहा है। नॉन अलाइड मूवमेंट वगैरह तो हम सबको मालूम है, पर अभी भी हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री जी फ्रांस जा रहे हैं, वो भी दिखा रहा है कि हम सब देशों के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे और डिफेंस के क्षेत्र में हम किसी, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, वी विल नॉट पुट आवर एग्स इन वन बास्केट। ऐसे में पिनाक सर, जिस बात का जिक्र रितु जी कर रही थी कि फ्रांस जाने से पहले जब उन्होंने फ्रांस के एक अखबार को इंटरव्यू दिया पीएम मोदी ने, उन्होंने बहुत सारी अहम बातें कही। उनमें से मैं जिस बात को लेकर जानना चाह रहा हूं, जो प्रश्न मेरा है वो ये कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच की जो कड़ी है, जो सेतु है, जो ब्रिज है, उस ब्रिज को कंधा देने के लिए भारत उस रोल को प्ले करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीएम मोदी के इन बातों के मायने क्या कुछ निकाले जाएं? ये मुझे तो लगता है कि ये G20 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है कि उसके संदर्भ में है। आपको मालूम है G20 में ग्लोबल साउथ के ऊपर विचार विमर्श होगा। ग्लोबल साउथ के जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डेट रिलीफ है, बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीज पे बातें होगी। और इंडिया इसको मतलब स्पीयर हेड कर रहा है जी। ग्लोबल साउथ को किस तरह से G20 के सम्मेलन में उनको हम लोग मदद कर सके, ये है उनका मतलब। नहीं, ऐसे में जब ये कहना कि भारत इसके लिए तैयार है, और चूंकि भारत ने ग्लोबल साउथ की वॉइस को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, पिनाक सर। पिनाक जी, भारत ने G20 के एजेंडे के तौर पर भी ग्लोबल साउथ को और G20 की बैठकों की शुरुआत से पहले एक ग्लोबल साउथ समिट जो किया, क्या वो संकेत भारत ने बहुत साफ दिए कि पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ के बीच का एक तरह से सेतु की तरह से भारत है? नहीं, ये तो संकेत है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि G20 सम्मेलन में जो ग्लोबल साउथ की आवाज है वो भारत उठाएगा, और उसी संदर्भ में मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि हम लोग सेतु बनेंगे क्योंकि हम एक ब्रिज है। और पहले भी इंडिया का रोल ग्लोबल साउथ में रहा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट में, ग्रुप ऑफ 77 में, तो एक हिस्ट्री भी है, एक इतिहास भी है भारतीय रोल का इस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि ये जो सेतु है ये भारत बनना चाहता है, इसलिए क्योंकि ग्लोबल साउथ को देखिए, दुनिया में ग्लोबल साउथ को हम अगर पीछे छोड़ जाएं तो वो दुनिया में ये दुनिया का जो ऑर्डर है वो सफल नहीं हो सकता है, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये सेतु बंधन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उस ग्लोबल ऑर्डर को साथ लेकर चलने में भारत ने जिस तरह से एक एंकर का रोल प्ले किया है कि हम उसको आगे ले जाएंगे, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया। पिनाक सर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी, जो समाचार है वो बता दें। ऋतु, आप बताना चाहेंगे? दर्शकों को बताते हैं कि फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंची भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट और अन्य कंटिजेंट्स के अभ्यास पर ब्रिगेडियर जुबिन भटनागर ने डीडी न्यूज के साथ विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में फ्रांस की यात्रा पर आने वाले हैं, और सबसे अहम बात है जो बेस्टिल डे के जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें हिस्सा लेंगे। और उसमें हिस्सा लेने के लिए जो भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना है, वायुसेना है, उसके कंटिजेंट्स भी यहां पर आए हुए हैं। और इसके बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर जुबिन भटनागर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज से बात करने के लिए। बहुत अहम एक हम लैंडमार्क अपने रिलेशनशिप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 साल हो गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल नहीं होगा इसको साथ सेलिब्रेट करने का, क्या कहेंगे? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, 25 साल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के, और इस समय हमारी ट्राई सर्विसेज मार्टिन कंटिजेंट शॉन्ज़-एलीज़े पे मार्च करेगी। आर्मी कंटिजेंट पंजाब रेजिमेंट, जिसने यहाँ पे आज से 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान नफ शपेल, फ्लैंडर फील्ड्स की लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, और उन्होंने 408 जवानों ने अपनी जान भी दी थी। उस चीज को देखने के लिए नफ शपेल कमेमोरेशन के लिए CWGC का वहाँ पे मेमोरियल भी है। आज भी नफ शपेल और रिचबर्ग के लोग इस चीज को याद रखते हैं और पंजाब रेजिमेंट को जानते हैं कि यस, पंजाब रेजिमेंट थी जो उस समय वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
इसी के साथ में हमारे पास में एयरफोर्स का कंटिंजेंट है और नेवी का मार्चिंग कंटिंजेंट जो शॉन्जलीजे पे मार्च करेंगे। बट इसी के साथ उस समय जब ये मार्च करते हुए ग्रैंड स्टैंड के सामने से गुजरेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन को सैल्यूट करेंगे, तो हमारे इंडियन रफाल्स, फ्रेंच रफाल्स के साथ में फ्लाई पास्ट करेंगे। इसी के साथ हमारा एक फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई इस उपलक्ष्य में ब्रेस्ट पे आ रहा है। वहाँ ब्रेस्ट में वहाँ की बेस्टिल डे परेड में फ्रेंच नेवल बेस के साथ में वह उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम देखें तो कई जैसे जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं वो भी डिफेंस के क्षेत्र में होते रहती हैं भारत और फ्रांस के बीच में। इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इस बार अगर हम देख रहे हैं, चूंकि आप बता रहे हैं आसमान में भी रफाल उड़ेंगे और ये कई उदाहरण हैं जो हमारे डिफेंस पार्टनरशिप के उदाहरण हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे तीनों आर्म फोर्सेस जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है जिसके दौरान हम एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहते हैं। आर्मी का एक्सरसाइज शक्ति, ये अभी जो लास्ट एक्सरसाइज यहाँ पे फ्रिजुस में हुआ था, और हमारे गरुड़ा एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज होती है, एंड वरुणा, ये सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस नेवी के बीच में है। इसके अलावा भी टाइम टू टाइम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले फ्रेंच जॉन दे आर्क मिशन जो कि एक ट्रेनिंग शिप है, वह इंडिया आया था और उसी के साथ में उनके मरीन्स भी आए थे। उनका मरीन्स का एक्सरसाइज हमारे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स के साथ में हुआ था। सो ऑफ एंड ऑन ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है, ये काफी इसका स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी एक्सरसाइजेस का काफी हाई लेवल पे पहुंच गया है, जो कि एक कैपेसिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी को जाहिर करता है। इसी के अलावा हमारे हाई लेवल विजिट्स भी बहुत रेगुलरली होते हैं। थोड़े टाइम पहले पिछले साल नवंबर के महीने में हमारे इंडियन आर्मी के चीफ यहाँ पे फ्रांस में उनका विजिट हुआ था, एंड उससे पहले एयरफोर्स चीफ एंड नेवी चीफ भी यहाँ पे आ चुके हैं। इसी प्रकार से जो फ्रेंच आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनका भी रेगुलर विजिट इंडिया में होता रहता है। सर, अगर इस बार देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि बैस्टिल डे के सेलिब्रेशंस में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दूसरे देशों से जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाता है। कितना महत्वपूर्ण देखते हैं इस मौके को? और उसके साथ ही अगर हम खास तौर पर, चूंकि डिफेंस कोऑपरेशन पर काफी ज्यादा जोर है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अब डेवलपमेंट या R&D के क्षेत्र में और ज्यादा आगे बढ़ने की संभावनाएं किस तरीके से खुलेंगी? बिल्कुल, ये एक ऐसे वेरी यूनिक मोमेंट जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टिल डे के लिए, और ये हमारे 25 साल की जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसकी मैच्योरिटी, उसके लेवल को दर्शाता है। जैसे हमने अभी बात करी कि डिफेंस कॉपरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच में एक मेन पिलर ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशंस है, एंड हम एक जॉइंट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में को डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक निर्देश है, इसके तहत हम आगे इस पे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए कार्यरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो कंटिजेंट्स यहाँ पर आई हैं, प्रैक्टिस लगातार चालू है, जिन विजुअल्स को हमने आप तक पहुंचाया कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस है बैस्टिल डे परेड के लिए, वो यहाँ पर लगातार जारी है। और अब हम कुछ ही देर में आपको बात कराएंगे जो लीडर्स हैं जो कंटिजेंट्स के, उनसे भी बात कराएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं, जो मेन डे ऑफ इवेंट है उसके लिए जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ। जी हाँ असीम, तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय सैन्य टुकड़ियां तैयार है बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक मौका होगा, क्योंकि फ्रांस में बुलाना और जिस तरह से हमने कहा कि जो रेजिमेंट है हमारी, उनको बुलाना, ये उनके लिए बहुत गौरव की बात होती है। लेकिन फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी में 77 मार्चिंग सैन्य कर्मियों के साथ बैंड के 38 सदस्य भी शामिल हैं। इस खास मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैंड ग्रुप की तैयारी कैसी है, इसको लेकर बैंड ग्रुप लीडर से खास बातचीत की हमारी सहयोगी मेघना देव ने। जो मार्चिंग कंटिजेंट्स है उसके साथ जो बैंड का कंटिजेंट है वो भी रहेगा, जो बैंड का ग्रुप है वो भी रहेगा। क्या 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 खास रहेगा इस बार जो प्रेजेंट करेंगे आप परेड में? इस बार हमारे बहुत गौरव की बात है, आज यहाँ पे हम लोग ट्राई सर्विसेज के मतलब नॉमिनेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी मार्शल ट्यून्स बजाएंगे और पैट्रियोटिक सॉन्ग बजाएंगे। इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे कदम कदम बढ़ाया जा, श्याम बहादुर, दैट्स डेडिकेटेड टू आवर फील्ड मार्शल, इनिशियल फील्ड मार्शल, देन आफ्टर अंसारी अच्छा इज देश।
जी। और क्या यहाँ पर भी जो फ्रेंच आर्मी का जो बैंड है उससे भी आपने कुछ जाना देखा? एग्जैक्टली हाँ, हमने बहुत सारे चीज़ उनसे भी बहुत सीखा और उन्होंने भी यहाँ से बहुत सीखा। बहुत टेक्निकल जो म्यूजिक का होता है, टेक्निकल मतलब हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाउएवर हमने कुछ ट्यून्स भी शेयर किए थे, तो हमें बहुत खुशी लगा है इन दिस। कितने दिन हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए और क्या और कितना समय लगेगा? हम जैसे दिल्ली में इनिशियली वी स्टार्टेड देयर इन 15 जून। बाकी अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर हमने उनके साथ ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। बट वहाँ से और यहाँ पे आने के बाद तो ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग हो रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे। और कितने लोग हैं इस पूरे? जी इंक्लूडिंग यहाँ पे एक ऑफिसर, 2 जेसी और 35 अदर रैंक से, जो हमारा बैंड म्यूजिक कंटीजेंट का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हम जरूर जो एक तरीके से देखें तो जो बैंड है और जो उसके ट्यून्स हैं उसको बैस्टिल डे सेलिब्रेशन में परेड का एक हिस्सा है, उसको जरूर सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो मार्चिंग है और जो परेड है वो शाज़-एलीज़ पर होती है। जी हाँ, तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सैन्य टुकड़ियां या फिर बैंड तैयार हैं इस परेड में शामिल होने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन साहब, रक्षा विशेषज्ञ, और पिनाक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। अता हसनैन साहब, आप ही के पास पहले आना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि भारत की तैयारियां पेरिस में जो दिखाई दे रही हैं बेस्टिल डे के लिए, वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि 2009 के बाद आज जब 2023 में भारतीय सैन्य टुकड़ियां जब बेस्टिल डे परेड में शामिल हो रही हैं और आसमान में जब भारत की सैन्य शक्ति के साथ राफेल गरजेगा, ये जो आप 13 साल को किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंधों में देखते हैं, क्या बड़े बदलाव देखते हैं, और रक्षा संबंध जो दोनों देशों के रहे उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नो डाउट 2009 से जब से ये संबंध हमारे और इनमें बढ़, इंटरेस्ट जो है उसको देखा जा रहा है, उसका एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, और ये मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक तरीका है। आमतौर पर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ चलती है, उसके ऊपर राइड भी करती है। और हम देख रहे हैं कि ये जितने साधन हमने अपनाए हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस को करना, इस तरह से मार्चिंग कंटिंजेंट्स को एक्सचेंज करना, फ्रांस के भी मार्चिंग कंटिंजेंट हमारे रिपब्लिक डे में आए हैं, अब हमारे मार्चिंग कंटिंजेंट्स वहां पर बेस्टिल डे पर आए हैं। ये सब एक ट्रस्ट जो है, एक एतबार जो होता है देशों के बीच में, इनको जाहिर करते हैं, और इसी से जो है डिफेंस कोऑपरेशन को। जी हसनैन सर, आपकी आवाज़ हम तक एक बार फिर से नहीं पहुंच पा रही है। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे, हम आपसे बात कर सकें। लेकिन पिनाक सर, जिस बात का जिक्र अता हसनैन कर रहे थे कि ये जो मिलिट्री डील्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से एक छवि है, जो इमेज है ग्लोबल फोरम पर भारत की जो इमेज अब बनती जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस तरह के डील पे पड़ता है जब आप डिफेंस डील में जाते हैं। और डिफेंस से हटकर भी जो और भी डील्स होते हैं, समझौते होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इमेज उस पर ज़्यादा डोमिनेट करती है दूसरी फैक्टर्स के मुकाबले। देखिए, जो डिफेंस डील्स होती है बड़ी सोच समझ के होती है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक चीज खरीद लिया वैसा नहीं, इसमें एक मैक्रो थिंकिंग होती है, पॉलिसी होती है कि हम किस देश से ले रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। तो इससे जो लोग समझ रहे हैं दुनिया में, जो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो दायरा है उसको बढ़ा रहा है। क्योंकि सिर्फ हमने रशिया से नहीं, या किसी और से नहीं, या यूके से नहीं, या यूएसए से भी हम ले रहे हैं, जेट इंजन ले रहे हैं, अब इनसे फ्रांस से भी लेंगे, क्योंकि ये जो सबमरीन्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैरीटाइम डोमिनेंस के लिए। और वो राफेल और जो सबमरीन है दोनों मैरीटाइम मतलब डोमिनेंस के लिए है और सर्वेलेंस के लिए और मैरीटाइम प्रोटेक्शन के लिए। भारत हिंद महासागर जो है काफी बड़ा जगह है, उसमें हम लोगों को मतलब रक्षा देना है, और हमें देखना है कि बाहरी ताकतें जो अंदर आ रही हैं, जैसे चाइना, उधर पाकिस्तान को भी चाइना सबमरीन दे रहा है। तो ये सारा जो है इसको देखते हुए एक मैक्रो व्यू लिया जाता है। तो इसीलिए अब जो दुनिया में जो लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसीज क्या है, इंडिया की मैरीटाइम
जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। तो इस तरह से एक दुनिया में छवि बन रही। बिल्कुल, तो और इस बिल्कुल आप और इस ऑब्जेक्टिव को भारत भी बहुत अच्छे से समझ रहा है, जान रहा है, इसलिए वो चाहे वो अमेरिका की बात हो, रूस की बात हो, अब फ्रांस की बात हो, इन तमाम देशों के साथ वो अपने बायलैटरल रिलेशन को मजबूत बनाने की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आपने काम नहीं किया तो आप पीछे पड़ जाएंगे, आपकी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उस पर भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पिनाक सर आप कह रहे हैं। पिनाक सर आपका लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी आपके जो अनुभव रहे हैं उनसे हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे अपने दर्शकों को, लेकिन उससे पहले ऋतु ये जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है वो आप बताएं। भारतीय सैन्य टुकड़ी बेस्टल डे परेड में भाग लेने के लिए जोश से भरपूर है। ऐसे ही एक जवान अमन जगताप ने क्या कहा, ये सुनते हैं। जोश इज ऑफ द रूफ राइट नाउ। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से हो रखी हैं और इस वक्त हम लोग बस रेडी है यहाँ पे मार्च करने के लिए और यहाँ पे बिल्कुल आग लगाने के लिए। और बेस्टल डे परेड में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे भारतीय सेना के जवानों का जोश और जज्बा देखने को बनता है। आपने देखा आग लगाने के लिए वो तैयार हैं। वो परेड में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खूब जमकर अभ्यास कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं। इस मौके पर हमारी सहयोगी मेघना देव ने ट्राई सर्विसेज के जवानों से खास बातचीत की। बेस्टिल डे परेड की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जो कंटिंजेंट्स हैं वो भी लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। हमारे साथ राजपूताना राइफल से, पंजाब रेजिमेंट से, भारतीय वायुसेना और नौसेना से भी जो कंटिंजेंट में मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो परेड में हिस्सा लेंगे। उनसे बात करते हैं कैसी चल रही है तैयारियां। बताइए क्या तैयारियों में खास है, यहाँ पर आके क्या नया देखने मिल रहा है या जो प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है? सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हम फ्रांस आए हैं बेस्टिल डे परेड के लिए, जो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। वो चीज़ एक ऑनरेबल और एक मेमोरी रहेगी कि हमने यहाँ पे आकर परेड किया है। ऑल्सो प्लेइंग कदम कदम बढ़ाया जा एंड सारे जहाँ से अच्छा एंड शाम बहादुर while we are in marching। पंजाब रेजिमेंट का तो इतिहास रहा है फ्रांस के साथ, क्या कहेंगे, कितना गर्व का अनुभव करते हैं जब यहाँ पर आ रहे हैं और खास तौर पर जो तैयारियां मैं देख रही हूँ काफी घंटों से चल रही हैं? ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारी पंजाब रेजिमेंट के लिए, पूरी इंडियन आर्मी के लिए और सबसे बड़ी बात पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जो हमें ये मौका मिला है। और रही बात हमारे इस जोश की, ड्रिल की, तो वो एक पंजाब रेजिमेंट का एक उनके साथ ही चला रहा है कि ड्रिल के लिए मानी जाती है, जो पंजाब रेजिमेंट ड्रिल के लिए बहुत मानी जाती है। जिससे आप देख सकते हैं 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें हम विनिंग कैंडिडेट थे, जिससे हमें ये मौका मिला है। और जो इतिहास 107 साल बाद हमें इस पंजाब रेजिमेंट को दोबारा इस अवसर पे, इस मार्ग पे चलने का मौका मिला है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें बहुत गर्व हो रहा है हमारे रेजिमेंट पे, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में और वर्ल्ड वार सेकंड में भी यहाँ हिस्सा लिया था लड़ाई में, और अब हम दोबारा आए बेस्टिल डे परेड करने के लिए। हमें बहुत अपनी रेजिमेंट पर गर्व है और इंडियन आर्मी पर गर्व है हमें। आप बताइए, अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, कई जॉइंट एक्सरसाइजेस भी साथ में होते हैं, यहाँ पर भी जो फ्रेंच आर्मी या जो फ्रेंच फोर्सेस हैं उनके साथ परेड में प्रैक्टिस करके कैसा लग रहा है? बेसिकली हम लोग लास्ट 2 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे परेड के लिए, और हमने 2 बार रिपब्लिक डे परेड भी कर रखी है, तो उसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और जो फ्रेंच कंटीजेंट्स है यहाँ पे प्रेजेंट, वो इंडियन नेवी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, आके हमारे यूनिफॉर्म्स के बारे में पूछते हैं, हमारे परेड के बारे में पूछते हैं। सो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी वो हमारे पास आते हैं। और जो परेड की प्रैक्टिस चल रही है वो तो हमारी एकदम हाई लेवल पे है और हमें इंडियन नेवी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में बहुत मजा आ रहा है। हम फुली प्रिपेयर्ड होके आए हैं जब इंडिया से आए हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंक्रो है, जो हम फ्रेंच कंटीजेंट्स के साथ जो तालमेल में बिठा रहे हैं, उनका ड्रिल थोड़ा अलग है, हमारा थोड़ा अलग है। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप ड्रिल देखेंगे आपको मजा आएगा। और जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो फिर टाइमिंग्स और उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी अपने आप आती है। Rafale is also going to be a part of the fly past and the Air Force contingent is also marching on the ground. What a feeling, कैसा अनुभव है? It's a matter of great pride for ourselves to represent Indian Air Force as well as our nation on such a big occasion on France, as Rafale is also participating on the fly past and we are also doing. But the initial we faced some problems because of the difference in the time zone, but now we are getting used to it and doing really fantastic. And as you can see, the josh is full and we are doing our best to keep our nations held high. उन्होंने आके हमसे भी बात किया है कि आप लोग जो करते हैं वो बहुत पावर परेड है,
हमारी परेड देख कर कि बहुत आवाज़ आती है, स्टॉम्पिंग आती है, वो ब्यूटी लगती है। आते ही उन्होंने बोला कि आपका यूनिफॉर्म बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है मैम। हमने भी उनसे बात की। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ट्राई सर्विसेज की कंटिंजेंट है, जोश काफी ज्यादा है और जो प्रैक्टिस है वो लगातार जारी है, ताकि जो बैस्टिल डे पर जो शार्ल्स एलिज़ पर जो मार्चिंग होगी, जो कंटिंजेंट्स भारतीय नौसेना, वायुसेना और उसके साथ ही जो भारतीय सेना की जो मार्चिंग होगी वो पूरी तरीके से वहां पर उसका डिस्प्ले होगा। और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अहम मौका है डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से देखा जाए, या 25 साल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के जो भारत और फ्रांस सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, फ्रांस। यहां तो हमने देखा फ्रांस में भारतीय सेना की टुकड़ी बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए तैयार है, इसलिए सैनिकों की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय राफेल जेट फ्रांस पहुंच चुके हैं, जहां वे चैम्प्स एलिसीज के ऊपर बैस्टिल डे फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने विंसेंट साइसोर्स से बात की, जो समुद्री राफेल बेड़े के कमांडर हैं। About the capabilities of the Rafale, and also India and France are in talks for the Rafale Marine for the Indian Air Force, the Indian Naval aircraft carrier. So tell us about the capabilities of the Rafale Marine. So the Rafale is a multi-role capable aircraft, and of course the Navy version is able to land and be catapult launched from an aircraft carrier or just take off from a trampoline. So a very capable single-seat fighter, twin engine, long range, plenty of capabilities in terms of weapons. So we can do air to surface, air to ground, air to air, of course. So we can defend the fleet, we can attack the opponent, and we can project power with this kind of aircraft. So we are fully equipped in the French Navy with the Navy Rafale, the Navy version, and we have been using it for 23 years now in operations. So a very capable aircraft. Okay. We are here for the Bastille Day parade, in which Prime Minister Narendra Modi is the chief guest for this year. There is an Indian marching contingent of the tri-military, of the tri-services of the Indian military. How's been your soldiers' experience with them? So we are very proud of marching with foreign military servicemen. It's very interesting because in terms of culture, in terms of course, uniforms, we see something else, and it's always a pleasure to cross our knowledge, our cultures, and also in terms of colors. Your aircraft carrier has done exercises with the Indian Navy. It has docked off the Goan coast. So how is the operability with the Indian Navy? So it was very interesting, high-level exercise. We did that during about a week with a quite challenging scenario. Thank you for speaking to us. So clearly, the idea is that the two navies and the two militaries cooperate further, given the important relationship that India and France share, which Prime Minister Modi and President Macron will be discussing at length and taking the strategic partnership to the next level. With cameraman Ankur Arora, this is Amritpal Singh at the Sectori military base here in Paris. तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे अमृतपाल सिंह की, वो इस वक्त पेरिस में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है राहुल छाबड़ा जी, जो कि पूर्व सचिव रह चूके हैं विदेश मंत्रालय में। राहुल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और सर, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत और फ्रांस, चूंकि इस वक्त पीएम वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे में राहुल सर, जब दो देशों के बीच में चाहे वो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं और एयर डिफेंस को लेकर भी एक्सरसाइज होती रहती हैं, हमारा फ्रांस के साथ भी है, वरुण है, शक्ति है, इस तरह के फायदे अगर मैं भारतीय ट्राई सर्विसेज की बात करूं, कितना मिलता है इन्हें? नमस्कार जी, धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। बहुत फायदे मिलते हैं इस तरीके के एक्सरसाइजेस से। कई फायदे तो ऑब्वियस हैं कि दोनों मिलिट्रीज पहचान जाती हैं कि हाउ ईच वन रिएक्ट्स विद ईच अदर, इंटरऑपरेबिलिटी जो कहते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ऑफ दिस रिलेशनशिप। बाकी जो फायदे हैं
वो फायदे हैं जो इंटैंजिबल्स हैं। जब दोनों देशों के मिलिट्री पर्सनल बैठ के आफ्टर द एक्सरसाइजेस बात करते हैं, वो जो मेल जोल होती है उस पे कोई मुआयना नहीं रख सकते। यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन दैट, एंड दैट गोज विद द एंटायर, आई मीन द वेरी थॉट प्रोसेस कि द मिलिट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज आर एक्चुअली एंगेजिंग सो क्लोजली, जॉइंट एक्सरसाइजेस वो आप शेयर कर रहे हैं आपस में कि भाई हम ऐसा स्ट्रैटेजी करेंगे, आप ऐसा स्ट्रैटेजी करेंगे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप एक दूसरे को मतलब उनके अंदरूनी ख्यालात आपको पता लग जाता है। So that is a very critical aspect of these exercises. And the most important, the last aspect, is the signal it sends to the rest of the world that a country like France, a country like India are now collaborating at that level of military to military exercises. जी, अतः स्नैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतः स्नैन साहब, राहुल जी ने ये कहा कि इस तरह के जब एक तरह से बेस्टिल डे पर जब भारत और फ्रांस के सैन्य शक्तियां एक साथ परेड करेंगी तो वो कई और ऐसे संदेश देती हैं जो तमाम और देशों को वो संदेश जाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि 36 घंटे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, बेस्टिल डे परेड उसमें शामिल है, लेकिन उससे इतर तमाम कई ऐसे समझौतों पर भी हो सकता है दोनों देश आगे बढ़ें जो दोनों ही देशों के आने वाले समय के रिश्तों को और मजबूत करेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत पहले तो मेरी माफी कि मैं पहले जुड़ नहीं सका और थोड़ी हमारी कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर बाधा आ गई। पर राहुल साहब बिल्कुल सही कहते हैं। देखिए, ये जो विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस में, ये बहुत अहमियत की एक विजिट है। अब और इतनी जल्दी ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वॉशिंगटन की जो विजिट थी उसके बाद ये आ रही है, और खास तौर पे बेस्टिल डे 14 जुलाई फ्रांस के लिए सबसे अहमियत का दिन है। और मैं समझता हूं कि दो डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का जो मैसेज जा रहा है बहुत अहमियत का मैसेज है। बेस्टिल डे वो डेमोक्रेसी को नियुक्त करती, that itself is a symbol of democracy। और उस दिन भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है वहां फ्रांस में एक्सक्लूसिव। ही इज द ओनली विजिटर देयर, द चीफ गेस्ट देयर ऑफ फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ वो वहां पर सलूट लेंगे परेड में। इससे बड़ी कोई चीज में रिस्पेक्ट मेरे ख्याल में भारत के लिए नहीं हो सकती है। और जहां तक आपका सवाल है ऑन मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, राहुल साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इसको। मैं समझता हूं कि जब दो डेमोक्रेसीज इस तरह से मिलकर अपनी मिलिट्रीज को जोड़ती हैं तो मिलिट्री डिप्लोमेसी एक अलग से एक अलग लाइन लेती है, उसके ऊपर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी राइड करती है। ये इससे एतबार बढ़ता है। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिप्लोमेसी, ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो है और बढ़ोतरी मिलती है। साथ में इंटरऑपरेबिलिटी, जिसके बारे में राहुल साहब ने भी बताया, दो फौजें जो हैं तीनों सर्विसेज एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की प्रोसीजर्स को जानते हैं, कमियों को जानते हैं, उनको कैसे पूरा करें, कम्युनिकेशंस की काबिलियत को देखते हैं, लैंग्वेज को प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, लॉजिस्टिक्स को साथ साथ देखते हैं। तो ये सब चीजें ट्रेनिंग के जरिए सामने आती हैं। और ये रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि जब भी ये ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जो जॉइंटनेस हम साथ साथ अपने 3 सर्विसेज के बीच में करते हैं, वही जॉइंटनेस हम अब एक फॉरेन मिलिट्री के साथ करें, उससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। थिएटराइजेशन हम देख रहे हैं कि भारत थिएटराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। यूरोपियन नेटो के अंदर और ऑटोमेटिकली ज्यादा जॉइंट विंगशिप ऑलरेडी जाहिर है, उनसे भी हम सबक सीख सकते हैं। और ये इस तरह से प्रोग्रेशन जो है रिलेशनशिप का, जो हमारे संबंध है फ्रांस के साथ, इनमें और ज्यादा बढ़ोतरी आ सकती जी। बिल्कुल। राहुल जी, हम जानते हैं कि फ्रांस भारत का बेहद पुराना मित्र देश है और खासकर उन संकट के दिनों का मित्र देश कहा जा सकता है कि जब 98 में भारत अगर परमाणु शक्ति संपन्न देश हो रहा था तो बहुत सारे देशों के अपने अपने ऐतराज थे, लेकिन उन ऐतराजों को दरकिनार करते हुए फ्रांस एक मित्र देश की तरह से भारत के साथ रहा है। पिछले 25 सालों में
कई ऐसे पड़ाव रहे जिसमें नए क्षेत्र जुड़े और उन नए क्षेत्रों में एक तरह से भारत की सैन्य क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी शेयर करने के कई समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में। लेकिन ये आगे का सफर, क्या फ्रांस और भारत जो नजदीक आ रहे हैं वो सिर्फ रक्षा समझौते, रक्षा शक्ति, दोनों देशों के रक्षा जो एक तरह से गठबंधन एक तरह से रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन से आगे की वो क्या चीजें हैं जिसको दोनों देश इस समय देख रहे हैं दुनिया के लिए भी? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि 98 में मैं पेरिस में था जब ये हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। मैं एम्बेसी में पोस्टेड था, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हम लोग कितने प्रसन्न हुए कि फ्रांस ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई और उन्होंने समझा कि हमने ये एक टेस्ट क्यों किए। तो उससे भारत को बहुत ही विश्वास हुआ कि ये असली में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये देश हो सकता है और होगा आगे। तो अब आगे चलें, आगे की बातों के लिए पुरानी तो आपने बताई दी, बट न्यू एरिया सॉर्ट ऑफ जैसे क्लाइमेट चेंज में हो रहा है, तो हमने सोलर, विंड, क्लीन हाइड्रोजन इन सब क्षेत्रों में शुरू किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रो ने लॉन्च किया। अब 100 से ज्यादा देश उसके मेंबर हैं। रिन्यूएबल एनर्जी उसी के अंतर्गत आता है। फिर हमारा जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ट्राइंग टू गेट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। So it is not just the traditional areas of security partnership, जो साइबर सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर डोमेन, काउंटर टेररिज्म, ये सब तो था ही। अब ये नए सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, सो these new areas of security, because वो भी एक तरह की भारत के सिक्योरिटी के it's an important aspect of it. Then we come to trade and investment. It's already doubled the trade figures from 2014 से अब तक। ट्रेड फिगर्स डबल हुए, लेकिन न्यू एरियाज ऑफ ट्रेड, स्पेस इकोनॉमी, स्टार्टअप इकोनॉमी में जब मैं वहां था 98 में, आजकल तो सब लोग इंटरनेट को जानते हैं, बट उस टाइम देयर वाज समथिंग कॉल्ड मिनीटेल which we all used to use, and it was known that France was sort of the precursor to actually the internet, but they're not very good at marketing their technologies, so that Minitel sort of log use nahi karte the, so that fell aside. The last area I want to, I mean, just there are many areas, but another area that I want to mention is education. So wahan pe in 2011 we had only 2550 students फ्रांस में जी। 2018 में 8000 हो गए थे, एंड 2025 में टारगेट है 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि अब उनको 5 ईयर वीजा मिल रहा है, 2 साल का वीजा उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउड है, और 300 यूनिवर्सिटीज ने एमओयूज साइन करे हैं आपस में, फ्रेंच और इंडियन यूनिवर्सिटीज, 300 एमओयूज, एंड देयर इज अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। सो एक दूसरे के डिग्रीज को अब रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो इससे एजुकेशनल एक्सचेंजेस एंड इन दैट वे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस विल ग्रो। एंड द अदर पॉइंट इज ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। वहां पे कंपनी जैसे थैलेस है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है रेडार्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर इंडिया रिक्वायरमेंट्स, बाहर देशों के एक्सपोर्ट करने के लिए भी। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे स्पेस कोऑपरेशन, वो तो बिल्कुल ही पहले से चल रहा है, एंड अभी भी आगे अगले 25 साल में इसको बात की जा रही है कि भाई कैसे उसका बढ़ावा दिया जा सकता है। बिल्कुल, चाहे वो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में लगातार भारत और फ्रांस के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। और जैसा कि राहुल सर ने कहा कि आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद और भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में संबंध और भी मजबूत होंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ने जाएं, सर्टिफिकेट्स की मान्यता हो। ये तमाम क्षेत्र हैं जिन पर आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज़।
भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन, भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझसे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर। अब से थोड़ी ही देर में हम ले चलेंगे आपको पेरिस के बेस्टिल डे परेड पे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के पहले दिन क्या कुछ खास झलकियां रहीं, उन पर आइए एक निगाह डालते हैं। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। तो ये कुछ बहुत ही खास झलकियां प्रधानमंत्री के डे 1 की हमने आपको दिखा, किस तरह से गर्मजोशी के साथ ऋतु दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन तासनीन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो मेरा सवाल है वो ये कि कल ही जब प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर थे, कल डीएसी ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि सर्वोच्च इकाई है रक्षा खरीद की, उसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो बहुत ही अहम फैसला लिया है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस काउंसिल के इस मीटिंग में 26 रफाल जो मरीन होंगे विमान, उनको उनकी डील को मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ जो पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी की 3, उसकी खरीद को भी मंजूरी दी गई है। ये इस रक्षा के क्षेत्र में खासकर स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात हो, रफाल मरीन वर्जन जो है उसकी बात हो, ये हमारी रक्षा पंक्ति को कितना मजबूत करेगा? देखिए, ये आपका बहुत अहमियत का सवाल है जी। जहां तक भारत का सवाल है, भारत की सिक्योरिटी का सवाल है, याद रखिए अभी तक हमारी तवज्जो जो है वो ज्यादातर कॉन्टिनेंटल तरीके से बनाई गई थी, ज्यादा हिमालयन बॉर्डर्स के ऊपर, रेगिस्तान के ऊपर एटसेट्रा, मगर मैरीटाइम की तरफ इतनी ज्यादा फोकस हमारा नहीं था। ये हम देख रहे हैं कि इस दफे एक कंप्लीट डील को हम देख रहे हैं, एक प्रपोजल को देख रहे हैं जिसमें 26 रफाल, 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट फॉर मैरीटाइम कैपेबिलिटी जो है, इसको काबिलियत दी जा रही है। ये पहचान है भारत की नेवी को, और हम सब जितने स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, ज्यादातर जो
स्ट्रेटजी की तरफ देखते हैं, ज्यादातर हमारी टिप्पणी ये रही है, हमारी एडवाइस ये रही है कि भारत को अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम स्ट्रेटजी की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं समझता हूं फ्रांस जैसे देश के साथ ये डील करना और राफेल को खास तौर पे लेना है, ताकि राफेल मैरीटाइम और राफेल जो है हमारे ग्राउंड बेस मतलब कॉन्टिनेंटल, उन दोनों को हम इंडियन एयरफोर्स के अंदर लाए, इंडियन नेवी के अंदर लाए। इससे बढ़ के कोई और चीज हो नहीं सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत तवज्जो दी जा रही है, एक्विजिशन बहुत दे जा रहे हैं। हालांकि आत्मनिर्भरता एक तरफ से है, दूसरी तरफ ऑफ द शेल्फ परचेजेस जो है इमीडिएटली हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये भी अपनाई जा रही है। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, इसका जो डिसीजन है ये खास तौर पर अहमियत रखता है। और इस वक्त आपको याद रखें कि लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे फ्रांस, तो 36 राफेल की एग्रीमेंट ऑफ द शेल्फ खरीदने की उन्होंने उस वक्त लिया था, जो हमारे पास आ चुके हैं। और कितने हद तक उन्होंने हमारी ओवरऑल कैपेबिलिटी, काबिलियत जो है उसमें बढ़ावा दिया है। यही उम्मीद रखते हैं हम कि मैरीटाइम डोमेन के अंदर इसी तरीके से ये विजिट के बाद ये इक्विपमेंट जिसके तरफ हम देख रहे हैं, इससे उसी तरीके से हमारी काबिलियत बढ़ेगी। बिल्कुल। और हसनैन सर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये बातें कि फ्रांस ने भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है इंडो पैसिफिक रीजन में, और चूंकि रेजिडेंट पावर जो है वो भारत को हम कहते रहे कि वो इस इंडो पैसिफिक का एक डोमिनेंट और रेजिडेंट पावर है, ऐसे में फ्रांस का भी इंटरेस्ट को शो करना, ये आपको क्या इंगित करता है? और दूसरी बात कि फ्रांस मेंबर भी है इंडियन ओशन कमीशन के, IORA के, तो ये जो इनकी सदस्यता यहाँ पे होना, फ्रांस का होना, और इस पर इंटरेस्ट शो करना कि हम भी एक रेजिडेंट पावर के तौर पर इंडो पैसिफिक में अपना रोल प्ले करें, इसको आप कैसे देखते हैं? इंडो पैसिफिक को लेके भारत और फ्रांस का वो क्या कनेक्शन है जिससे हम उस पूरी रणनीति को समझे जो दोनों देश इंडो पैसिफिक को लेकर आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। ये जो हमारी जॉइंट इंटरेस्ट है ये बहुत सालों से बना हुआ है, मगर खास तौर पर पैंडेमिक के बाद जो हम देख रहे हैं, पोस्ट पैंडेमिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, उसके अंदर इंडो पैसिफिक के ऊपर खास तवज्जो दी जा रही है। और इसमें शायद हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को शायद ये अच्छा होगा मालूम होना कि फ्रांस जो है एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इंडियन ओशन की सिक्योरिटी में। फ्रांस के पास खुद टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन के अंदर, और वो टेरिटरीज की सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर नजर जो है दूसरी देशों की जरूर होगी। हम देखते हैं कि सुएज कैनाल से लेकर स्टेट्स ऑफ मलाका तक इतनी टेरिटरीज ऐसी नहीं है जहां पर इस तरह की पोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा बनाई जाए। फ्रांस जो है इस उम्मीद में रहेगा कि भारत, जो कि वहां पर लोकली अवेलेबल है, भारत और फ्रांस मिलकर इस सिक्योरिटी को बढ़ावा दें, पहचान करें। हालांकि फ्रांस जो है वो क्वाड का हिस्सा नहीं है, मगर साथ में डेफिनेटली कंसल्टेशन जो है वो हमारे साथ करता रहेगा, करता है, और ये इसी चीज की जो अहमियत है वो बढ़ती जाएगी, जहां तक मेरा सवाल। इसमें जो मेजर चोक पॉइंट्स हैं सर इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में, वहाँ भी फ्रांस उसका प्रेजेंस है, चाहे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लें, बाबेल मंडेब की बात कर लें, इन तमाम क्षेत्रों में फ्रांस का प्रेजेंस है, और जो स्ट्रेटजिकली जो चोक पॉइंट्स है वहाँ पे फ्रांस है। ऐसे में भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है, इसमें हम जानते हैं कि चाइना भी एक फैक्टर है, जिबूती में उसके अपने जो आर्मी के जो प्रेजेंस है वो जिबूती में है, और ईस्टर्न अफ्रीका में है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंडिया का रोल और इंडिया और फ्रांस की जो दोस्ती है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, खास तौर पे ये तो बहुत अहमियत की चीज है कि चाइना की प्रेजेंस नॉर्थ अरेबियन सी, नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन के अंदर काफी बढ़ चुकी है। नहीं सिर्फ जिबूती मगर ग्वादर में भी, और आप देख रहे हैं चाबहार की तरफ ईरान के अंदर भी बड़ी कोशिश में है चीन के उसको वहां पर वही फैसिलिटीज दी जाए। तो ये बढ़ती हुई हम प्रेजेंस देख रहे हैं चाइना की, और इसमें हम सब इंटरेस्टेड हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूके, इंडिया, ये सब
स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह से चाइना जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो पूरी दुनिया चाहती है, वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के अंदर किसी तरह से बाधा डाले। मैं समझता हूं फ्रांस और भारत दो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जो इसको बढ़ावा दे सकते हैं। जी राहुल जी, भारत और फ्रांस अगर हम तमाम ऐसे मसलों पर देखें जो वैश्विक चुनौतियों के मसले रहे, उस पे एक तरह से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करते दिखाई दिए हैं। दोनों की अपनी अपनी एक तरह से सामरिक जरूरतों और आपसी हितों को लेकर अपनी नीतियां रही हैं। उसके दो बड़े उदाहरण साफ दिखाई देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध दिखता है जिसमें दोनों ही देश ऐसे रहे, किसी एक देश के पीछे जाने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती और दोनों ने एक संतुलन बना के रखा है इस संकट की घड़ी में भी। दूसरा एक मसला आतंकवाद का है। आतंकवाद पर भी दोनों देशों की सोच रणनीति एक जैसी रही है। क्या आपको लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों देशों के सोचने के तरीकों पर, और खासकर अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को लेकर कितने गंभीर और कितने मजबूत हैं, ये भी दो देशों के रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनता है? बिल्कुल ऋतु जी, आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया। ये दोनों चीजें, दोनों एग्जांपल्स जो आपने लिए बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं, जहां पे दिखता है कि भाई इंडिया और फ्रांस इतनी सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है बाकी देशों से, एंड ऑटोनमस एज पर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो दो इंडिया एंड फ्रांस इट नॉट नेसेसरली मे मीट एग्जैक्टली, but we are moving in that sort of direction where we have our own strategic interests first, so we will not blindly follow any camp or any sort of indication that we need to do this or we need to do that. No other country will dictate to us what policy we need to follow. तो जब ऐसा रणनीति है between both India and France, तो दोनों समझ सकते हैं कि भाई अपने इंटरेस्ट को पहले रखने के लिए जी, एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडो-फ्रेंच रिलेशनशिप, द थॉट प्रोसेस इटसेल्फ। तो क्या राहुल जी ये भी बड़ा अहम हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा करने से पहले जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए ये कहते हैं कि विश्व या संयुक्त राष्ट्र आज की तारीख में भारत को, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को अब नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो ये भी बहुत साफ मैसेज है। बिल्कुल, ये भी बहुत साफ मैसेज है, एंड फ्रांस ट्रेडिशनली सपोर्ट कर रहा है कि भाई हमें मिलना चाहिए अपना पोजीशन इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 5 का सदस्य है और उसका समर्थन बेहद महत्वपूर्ण भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करें कि जिस तरह से ये यात्रा हो रही है और उसके बाद चूंकि लगातार अनेक मोर्चों पे हम जानते हैं कि फ्रांस का भी सहयोग रहा है कि भारत P5 में और UNSC में शामिल हो, लेकिन क्या कुछ वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। इंग्लैंड जाने का समय आ गया है। पहले पढ़ाई के लिए गया था, अब लड़ाई के लिए जाना होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने अंग्रेजों से हमारे भारत देश को आजाद कराने की एक बहुत सीधी सी योजना बनाई है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंडिया हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। It's time for action. भारत भारतीयों के लिए शीघ्र ही हो देना। Here are the Champs-Élysées with स्वराज में देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा की महान गाथा। देखिए शॉम्स-एलीजे पर कदम ताल करते भारतीय सेना के दस्तों की भव्यता, और सुनिए पेरिस की फिजाओं में गूंजती भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रफाल की गड़गड़ाहट। रक्षा के क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं के बीच जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष और ऊर्जा होगा बड़ा एजेंडा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा,
13 और 14 जुलाई को सीधे पेरिस से हमारे साथ केवल डीडी न्यूज पे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भारत और फ्रांस संबंधों की नई उड़ान के इस विशेष अंक में। हम लगातार आपको अब से थोड़ी ही देर में चैम्प्स एलिसिस पर बेस्टिल डे परेड शुरू होगी और इसके सीधे दृश्य आप तक हम लेके आएंगे और वो क्या कुछ तस्वीरें होंगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे साथ खास मेहमान राहुल सर इस वक्त जुड़ बने ही हुए हैं। राहुल सर, जैसा कि हम कह रहे हैं कि फ्रांस का भी एक इसको इस पॉजिटिव फैक्टर को हम कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि फ्रांस के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो इंडो पैसिफिक में चाहे वो जियो स्ट्रेटजिकली हो, जियो इकोनॉमिक्स हो, उसमें भारत का भी अहम रोल रहा है और फ्रांस का भी अहम रोल रहा है इंडो पैसिफिक में। और ये जो फ्रांस का जो फैक्टर है उसको भारत कह रहा है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है, चूँकि दोस्ताना संबंध है भारत और फ्रांस के रिश्ते में। लेकिन इसका और भी फ़ायदा जियो स्ट्रेटजिकली, जियो इकोनॉमिकली भारत कैसे उठा पाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक भारत थॉट प्रोसेस ऐसा था कि भाई हम अकेले करेंगे आगे जो भी करना है, चाहे इंडो पैसिफिक में ईस्ट अफ्रीका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो। तो अभी पिछले 10, 12, 20 साल तक हम लोग अपने आप ही करना चाह रहे थे। लेकिन अब हमने देखा है कि भाई चीन जैसा देश बहुत ही आगे चल चुका है इस एरिया में और हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे कहते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जुड़ के हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। जैसे जनरल साहब ने कहा, जनरल हसनैन ने बोला कि भाई द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। Similarly, on other issues of that nature, we don't want any sort of hindrances in this sort of basic structure of international rules, norms. In सबको every country should follow these norms. So, but who will enforce it and who will call out countries that are not doing it? So you need to have a sort of be part of a like-minded countries coalition. So, and in that respect, तीसरी देशों में कोलैबोरेट करना, प्रोजेक्ट्स करना वहां पे भी इन द इंडो पैसिफिक एंड एल्सवेयर, बिकॉज अब हम काफी देशों के साथ ऐसे ट्राइलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हम लोगों ने। कीनिया में किया है, दैट इज इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, लाओस में भी हम कर रहे हैं। तो जहां पे कई कंट्रीज जिनकी स्ट्रेंथ है उनके साथ, इंडिया के तो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है ही, बट उसमें काफी वी नीड funds, we need manpower, we need technology, so lots of different aspects are required there. तो उन सबको मिला के अगर हम joint projects कर सकते हैं इन countries के साथ, जैसे फ्रांस, तो उसमें इंडिया का एडवांटेज है, फ्रांस का एडवांटेज है, and is good for the global good also, because we are improving the livelihoods, we are trying to benefit those countries, trying to show them a different model of development also. It's not that there is only one particular way of going forward. So those countries can decide कि भाई चीन का मॉडल ऐसा है, वो कैसे पैसे देते हैं, उसमें ब्याज क्या रहता है, वापसी का क्या है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं। और दूसरा ये भी मॉडल है डेवलपमेंट कोऑपरेशन का जो इंडिया ऑफर कर रहा है फ्रांस के साथ या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ट्राइलैटरल कोऑपरेशन, या हम पहले अकेले करते थे, अब हम लोग साथ में करने लगे हैं।
जी ऐसे में सर जी राहुल सर, ये जो भारत ने जो एक पेश किया है कि हम सागर डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस डॉक्ट्रिन के तहत, सागर डॉक्ट्रिन के तहत जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हम मैक्सिमम उसकी रीच हमारी हो सके, हम उसको हेल्प कर सकें। ये इंडो पैसिफिक में सागर डॉक्ट्रिन का होना, इसके क्या कुछ मायने हैं और इसमें एक फ्री एंड ओपन नेविगेशन हो इंडो पैसिफिक में, ये कितना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डॉक्ट्रिन प्ले करता है? ये तो बिल्कुल सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई फ्री एंड ओपन नेविगेशन, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए इन इंटरनेशनल वाटर्स। सो दीज आर। राहुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको अब हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं पेरिस, जहां की आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं।